टॉपिक है, ये खत्म होने के बाद लेक्चर भी खत्म होगा। डेरिवेटिव्स क्या है, फॉरवर्ड फ्यूचर, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, ये क्या चीजें हैं समझते हैं। सबसे पहले डेरिवेटिव चीज क्या है। डेरिवेटिव मतलब कि वो अपनी कीमत किसी और जगह से डिराइव करता है। फॉर एग्जाम्पल पार्टिसिपेटरी नोट हमने बोला, वो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। उसी प्रकार मान लो अमेरिका के अंदर ये एक रिटेल बैंकर या कमर्शियल बैंकर लोगों को लोन में पैसा देता है होम लोन खरीदने के लिए, तो स्वाभाविक है इन लोगों ने इसे सिक्योरिटी के रूप में लोन पेपर्स पे साइन किया होगा कि अगर हम ईएमआई ना भरे तो आप हमारी ये घर जब्त कर लीजिएगा। तो इस प्रकार ये लियोनार्डो के पास बहुत सारे लोन पेपर्स हैं। वो सारे लोन पेपर्स अगर वो टॉम क्रूज को बेच दे और टॉम क्रूज वो सारे लोन पेपर्स एक बाजू रख के उसके अनुपात में नई सिक्योरिटीज इश्यू करे, ये बोल के कि मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज से कि लोन पेपर यहां से साइन होके आए हैं और सबने बोला है कि हम आपको 12% ब्याज देंगे जो लोन लिया है उसके ऊपर, और टॉम क्रूज उसके अनुपात में नई मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी इशू करे और बोले कि मैं आपको इन सारे इन्वेस्टर्स को कि मैं आपको 10% ब्याज दूंगा और बीच में मेरा ये तो कमीशन में ज्यादा है। तो इस प्रकार से जो नया इशू किया जाए सिक्योरिटीज को, क्या ये एक प्रकार से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? इस मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी की असल कीमत क्या है, वो सारे लोन पेपर्स और लोन पेपर्स के ऊपर वो जो सारे घर बने हैं, वो जो सबप्राइम क्राइसिस हुआ तो हमें पता है ये सारे होम लोन के अंदर ओनर्स सबप्राइम बोरोवर्स थे, मतलब ईएमआई नियमित रूप से नहीं भरा, अचानक से सारे लोगों ने नहीं भरा, मकान आपने जब्त कर लिए। रियल एस्टेट में भी ये ओवर सप्लाई हो गया, ऐसे जब्त हुए मकानों का, तो आप ऑक्शन करने जाओगे तो पैसा रिकवर नहीं कर पाओगे क्योंकि मकानों के दाम बहुत गिर गए हैं। और ऐसे केस में जब ऊपर से पैसे का फ्लो बंद हो गया तो ये मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी के अंदर भी इन्वेस्टर्स को पैसा मिलना बंद हो गया और पूरा सबप्राइम क्राइसिस शुरू हुआ। तो अब तक हम जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बातें करते थे, दो टाइप के हम बोलते थे। एक तो था डेब्ट जिसके अंदर बॉन्ड डिवेंचर देखा, और इक्विटी जिसमें आईपीओ शेयर की बात करी। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा टाइप का भी निकाल सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दीज आर कॉल्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, कि वो अपनी वैल्यू कहीं और से लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एसेट से लेके आए, हमने ये देखा मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, तो उसकी वैल्यू कहां से आई, वो लोन पेपर और होम लोन वगैरह से, तो होम शॉप मशीनरी वगैरह से। कुछ ऐसे भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कि मैं नया कुछ इश्यू करूं और उसकी ओरिजिनल वैल्यू मेरे पोर्टफोलियो में कोई शेयर बॉन्ड रखे हैं उसके अनुपात में ये मैं नया इश्यू करूं। उसी प्रकार मान लो जो मेरे पोर्टफोलियो में मैंने इतने डॉलर रखे हैं उसके अनुपात में करता हूं। कमोडिटी, कुछ वीट, ये ऑयल, कोल, ऐसा कुछ, या फिर इवन अदर डेरिवेटिव्स जो रखे उसे खोखे में रखूं और उस डेरिवेटिव के हिसाब से कोई और नया कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट शुरू करता रहूं। तो दीज आर ऑल कॉल्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब उसके अंदर फॉरवर्ड फ्यूचर वगैरह, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसका बॉटम फंडा ये रहता है कि कोई चीज खरीदी जाएगी या बेची जाएगी या कुछ चीज एग्जीक्यूट की जाएगी एट अ फ्यूचर डेट, भविष्य में कुछ हम करेंगे। अब इनके बीच में कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, टेक्निकल निकाल सकते हैं कि एक रहता है वो स्टैंडर्डाइज होता है, ये टेलर मेड होता है, उसके अंदर ये ब्रोकर ऐसा करते हैं, इस प्रकार से टैक्स लायबिलिटी बनती है वगैरह। बट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। बट एक चीज है कि अगर फ्यूचर डेट में हमने कुछ एग्जीक्यूट करना है तो हमेशा कुछ रिस्क रहता है कि भाई ये शेयर का भाव ऊपर नीचे हो गया तो क्या करोगे, महंगाई इतनी आगे नीचे बढ़ गई तो क्या करोगे। तो हमें कुछ इंश्योरेंस भी चाहिए, बराबर ना, अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो ये जो हमने इन्वेस्टमेंट पे ये इंश्योरेंस कराया, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑन योर फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये दो टाइप के होते हैं ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। वो भी डिटेल में नहीं, बस अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए एमसीक्यू में एलिमिनेट करने के लिए। सबसे पहले हम समझे कॉल ऑप्शन चीज क्या है। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू बाय बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाय। अब ये कैसे काम करता है समझे। मुझे इन्फोसिस के 2000 शेयर खरीदने हैं 3 महीने बाद, और मैं हर एक शेयर की 150 रुपए कीमत देने को तैयार हूं। तो इस प्रकार का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट, आलोकनाथ के पास ऐसे 2000 शेयर हैं तो मैं उसके साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूं, फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, बराबर। अब इसमें मुझे एक रिस्क है। रिस्क क्या है, अगर मान लो उस वक्त जो 150 रुपए हमने स्ट्राइक प्राइस बोला उससे बाजार में कम कीमत में कोई तीसरी पार्टी दे रही हो मुझे शेयर, तो मैं यहाँ पे मेरा लॉस हो जाएगा कि मैंने यहाँ आलोकनाथ से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और फिर मैं क्या करूंगा, बराबर। तो और एक और भी बात हो सकती है कि मान लो उस वक्त शेयर के दाम बहुत बढ़ जाए, 300 रुपए हो जाए, तो आलोकनाथ ही मुझे बेचने से मना कर दे तो भी मेरा काम खराब हो गया। तो इस प्रकार फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मुझे अगर रिस्क मिनिमाइज करना हो तो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद के रखनी पड़ेगी। ऐसी एक इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे हम बोल सकते हैं कॉल ऑप्शन।
कॉल ऑप्शन के अंदर मैं किसी ब्रोकर या मिडलमैन के पास जाऊं, जिसे हम बोलेंगे कॉल राइटर। कॉल राइटर बोलेगा भाई आप चिंता मत करो, मैं आपका काम करवा दूंगा, लेकिन क्योंकि मैं काम करवाऊंगा तो मेरा भी कोई कमीशन प्रीमियम बनता है। वो कहेगा कि मुझे 4,000 रुपये आप दे देना। तो अब आप समझो, मुझे आलोकनाथ को कितने देने हैं? 150 रुपए का एक शेयर, ऐसे 2,000 मुझे उससे खरीदने हैं, तो 150 टाइम्स 2,000 वो बनेगा 3 लाख रुपए मुझे आलोकनाथ को देना है, और इस कॉल राइटर को दूसरे 4,000 देने हैं, ये इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम पे। इस प्रकार से मैंने कुछ करवा दिया, कॉल ऑप्शन में इसको बोलता हूं। अब इसके ठीक है, अब मैं बचूंगा कैसे, मेरा रिस्क कैसे मिनिमाइज हुआ? सिनेरियो ए, मान लीजिए बाजार के अंदर इन्फोसिस के 3 महीने बाद शेयर चल रहे हैं 160 के दाम पे। ऐसे केस में अब क्या होगा? आलोकनाथ ये बोल सकता है, हाथ खड़े कर दे कि भाई मेरे को तुम्हें नहीं बेचना है, मैं तो 160 के दाम पे किसी और को बेचूंगा। जो भी उनको करना है मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने ये कॉल ऑप्शन करवा रखा है, देयरफॉर आई हैव द राइट टू बाय। तो मतलब कि या तो आलोकनाथ मुझे दे, या कॉल राइटर जिसने जिम्मेदारी ली है वो कहीं और से भी जुगाड़ करके लाए, लेकिन मुझे तो 150 के दाम पे ही उसने शेयर करवा के अरेंज देने हैं। तो मुझे इस प्रकार से यहाँ पे कितने देने? 3 लाख और 4,000, और मुझे शेयर मिल गए बराबर। और बाजार में क्योंकि भाव चल रहा है 160, तो मतलब 160 के दाम पे 2,000 शेयर की कीमत रहेगी 3,20,000। इस दाम पे मैं अपने शेयर आगे चल के माल्या को बेच दूं, तो आप गिनेंगे तो पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट रहेगा 16,000 रुपए। तो आप समझिए, अब फॉरवर्ड फ्यूचर के कुछ करवाया और मेरा रिस्क कैसे मिनिमाइज हो गया और मैं कैसे बच गया, बिकॉज बाय कॉल ऑप्शन आई हैड द राइट टू बाय। अब वर्स्ट केस सिनेरियो या सिनेरियो 2 सोचें। मान लो 3 महीने बाद इन्फोसिस के शेयर बाजार में बहुत कम दामों पे बिक रहे हैं, कि 150 नहीं 130 के दाम पे ही लोग बेचना शुरू कर रहे हैं। इस केस में आलोकनाथ मुझको कंपल्सन नहीं कर सकता कि भाई नहीं, आपने तो बोला था तो 150 के दाम पे ही आपने खरीदना होगा, आपके संस्कार कहाँ गए ये वो। इन दैट केस आई हैव नो ऑब्लिगेशन टू बाय। समझे आप? तो मेरे को उस वक्त आलोकनाथ से खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो बीच में कॉल राइटर था उसको मुझे 4,000 प्रीमियम तो देना पड़ेगा। और ठीक है, उस हिसाब से मैं 130 के दाम पे खरीदूं किसी और व्यक्ति से, तो 260 लाख में मुझे मिल जाएगा। तो इस प्रकार इस केस में क्या हुआ, मेरा लॉस जो होने वाला था 3 लाख के अंदर, उसके बदले केवल 260 में ही काम खत्म हो गया, तो मेरा लॉस बच गया। मतलब कॉल ऑप्शन से आप क्या समझे? राइट टू बाय, बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू बाय। और कॉल ऑप्शन में मजा किसको आता है? बायर को कि सेलर को? बायर को मजा आता है। ठीक है, बेसिक फीचर ही एमसीक्यू में याद रखना है। आगे चीज, अगर सेलर को मजा लेना हो तो वो क्या करे? He has to purchase another insurance policy, जिसको हम बोल सकते हैं पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या चीज है? इसका उल्टा, कि भाई आलोकनाथ विल हैव राइट टू सेल बट ही विल हैव नो ऑब्लिगेशन टू सेल। मतलब 150 में जो अपना स्ट्राइक प्राइस यही नक्की किया कि भाई 150 रुपए में एक शेयर, ऐसे 2,000 शेयर 3 महीनों के बाद मैं आपको बेचूंगा बराबर। लेकिन उसने भी पुट ऑप्शन मतलब करवाया 4,000 का प्रीमियम देके। तो अब आप समझो कि उस वक्त बाजार में दाम गिर रहे हो और 140 पे सब बेच रहे हो, फिर भी इसको ये तो अपना राइट टू सेल है, 150 के दाम पे ही बेचेगा। सेलर खरीदे नहीं तो जो कॉल राइटर बना है वो जिम्मेदारी लेके खरीदे, मुझे तो अपने पैसे चाहिए। एंड सेकंड थिंग, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू सेल। मतलब ये 150 के बदले बाजार में कोई और आदमी 160 200 दे रहा है, तो आई डोंट हैव ऑब्लिगेशन टू सेल यू एट 150 रुपीज। आई विल गो एंड सेल दैट अदर पर्सन, ताकि मेरा और मुनाफा हो जाए। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे? मैं इस प्रकार से याद रखता हूं, मेरे पास ऐसी नटराज की कोई एंशियंट बेशकीमती मूर्ति है करोड़ों रुपए की, स्वाभाविक है मेरे पास है तो आई हैव द राइट टू सेल बराबर। लेकिन फिर साधु यादव मुझे फोन करता है कि मैं तो इतने रुपए में दूंगा और दे दो, वरना फिर अंजाम बुरा होगा ये वो। तो मैं फोन को धड़ाम से पटक देता हूं, आई पुट डाउन द फोन कि भाई दिस इज माई प्रॉपर्टी, आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू सेल इट टू यू। समझे? तो मतलब राइट टू सेल यस, बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू सेल। ऐसा जब हुआ, फोन पुट डाउन कर दिया, तो ये क्या बना अपना पुट ऑप्शन। और बस पुट सेट हो गया तो फिर कॉल अपने आप सेट हो जाएगा कि उसका ऑपोजिट रहता है, राइट टू परचेज बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू परचेज। पुट ऑप्शन मतलब बेचने की कोई मूड हो तो बेचो, नहीं तो मत बेचो। सेल में उसका उल्टा, कि मूड हो तो खरीदो, नहीं तो नहीं खरीदो। लास्ट थिंग, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप या फिर CDS। ये क्या चीज है? आलोकनाथ ने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदे तो उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा कि डिविडेंड?
इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर कंपनी खड्डे में गई तो लिक्विडेशन के बाद उसको पैसा भी फर्स्ट क्लेम होगा, राइट। लेकिन कोई ऐसी कंपनी हो कि इतने खड्डे में जाए कि कुछ भी ना मिले, उसका लिक्विडेशन भी हो कि कोई हाथ में पैसा ना आए। और आलोकनाथ को अगर ऐसा कोई टेंशन हो तो टेंशन कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी से कुछ इंश्योरेंस खरीद के रखना पड़ता है। तो ऐसे केस में जो बॉन्ड खरीदे है उसके ऊपर आलोकनाथ कोई एजेंट के पास जाके इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदे, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। इस केस में ये कोई धर्मदान नहीं चलता है, आलोकनाथ ने यहाँ पे भी अलग से प्रीमियम भरना होगा। लेकिन मजा ये है, अगर ये कंपनी खड्डे में जाए, लिक्विडेशन के बाद भी रिकवर पैसा ना हो पाए, तो इन दैट केस ये जो अपना बना है सीडीएस राइटर, वो आपको पैसे वापस देगा। क्यों? क्योंकि वो प्रीमियम में आपसे ले रहा है। अब यहाँ तो केवल समझने में आसानी रहे तो मैंने यहाँ LIC का फोटो रखा है, अदरवाइज इन रियल लाइफ ये LIC ऐसा काम, ये तो लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन सिक्योरिटी मार्केट में बहुत सारे ऐसे NBFC और ब्रोकर्स वगैरह ये काम करते हैं। तो ये रहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। और ये जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बने उसके अनुपात में और नई सिक्योरिटी भी इशू करी जाती है, डेरिवेटिव ने एवरीथिंग, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। और ऐसा पूरा जोड़ जाल करके जो सब प्राइम क्राइसिस बनी तो बहुत सारे फैक्टर रहे थे, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप भी उसमें से एक था। हमने आज जो बात कर ली, अब आगे जो बात करेंगे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। एक तो सेंसेक्स चीज क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेंसेक्स के अंदर जो शेयर बाजार में घपले किए गए, हर्षद मेहता, केतन पारेख क्या करके गए, फिर लेटेस्ट जो फाइनेंशियल स्कैम चल रहे हैं, सहारा, NSCL, ये श्रद्धा चिट फंड, तो चिट फंड काम कैसे करते हैं और स्कैम कैसे किया गया, ये सब अब खत्म किया जाए। कुछ रिफॉर्म लाने होते हैं, FSLRC क्या बोल के गए, और फिर उसके फ्यूचर लेक्चर में कंपनी एक्ट और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करेंगे, वोडाफोन का क्या मैटर है, ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यू, GAR, डायरेक्ट एक्सपोर्ट, इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे।